किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं और आज के जो विषय रहेंगे वो क्या है, आइए ये भी आपको हम बता देते हैं। आज खास तौर से हम बात करेंगे सर्दियों में जो हमारे पशु हैं, जो पशुधन हैं, उनकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे निरोगी रख सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। महत्वपूर्ण यही कि कैसे उनका रोगों से हम बचाव कर पाएँ। और इसके साथ ही आपको हम जानकारी देंगे, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी। और इन दोनों विषय से संबंधित आपका कोई सवाल है या कोई समस्या, कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर झा जी, आप सलाहकार हैं पशु चिकित्सा के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर झा। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर आर्यन शर्मा जी, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिखोपुर हरियाणा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे जो खासतौर से हमारे पशु हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से बदलते मौसम में ज़ाहिर तौर पर जो पशु स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में डॉक्टर झा आपसे हम पहले जानना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है पशुपालकों के लिए कि जो उनका पशुधन है उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। पशुधन का स्वास्थ्य अगर बरकरार नहीं रखा जाएगा किसानों के द्वारा तो उससे उनको बेसिकली इकोनॉमी का लॉस होगा, उनको पैसे का नुकसान होगा, जिसकी वजह से उनकी जो जीवन यापन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो पशु का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है किसानों के लिए। और इसके लिए जो है राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें और जो भी ग्राउंड लेवल की जो रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो किसानों की मदद करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे आई हुई है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग संस्थाओं की बात करें या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर हमारे मंत्रालय की हम बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि जो पशु हैं निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, जिसके ज़रिए हमारी जो किसानों की लागत है वो बच सके और उनका जो मुनाफा है पशुधन के ज़रिए वो बढ़ सके। फिलहाल और किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम में पशुओं को ध्यान रखना जरूरी है। सर्दियों में पशुओं में कुछ रोग लगने की आशंका रहती है, जिसमें निमोनिया और डायरिया भी शामिल है। निमोनिया होने पर सांस की नली और फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। सभी किस्म के पशु, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उन्हें निमोनिया हो सकता है। वैसे इस रोग का प्रकोप छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी, बछड़े या बछड़ियों में ज्यादा होता है। यहाँ तक कि इस रोग से प्रभावित पशु की मौत तक हो सकती है।
पशु को भूख नहीं लगती और वो सुस्त हो जाता है। पशु अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है, उसके नथुने फूल जाते हैं, जुकाम और खांसी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी पशु की आंखें लाल और नब्ज तेज हो जाती है। उसके मुंह और नाक से पानी जैसा पतला या गाढ़ा द्रव्य निकलता है। पशु को तेज बुखार हो जाता है। कम उम्र के पशुओं में निमोनिया के साथ साथ दस्त भी होने लगते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं। इस रोग से सल्फा दवाइयाँ पेनिसिलिन, टेरामाइसिन का उपयोग करने से रोगी पशु को फायदा होता है, लेकिन दवाइयों का उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। वहीं डायरिया होने पर पशुओं को दस्त हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए पशुओं को ताज़ा और गुनगुना पानी पिलाएं। पशु को कपड़ा उड़ाकर रखें। सींग में गर्म कपड़ा बांध दें। पशु को गुड़ और अजवाइन खिलाएं। ऐसा करने से पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो जाना आपने कैसे जो पशु का स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सकता है और उसके जरिए हमारे किसानों की लागत कैसे बच सकती है। साथ ही साथ कोई विशेष बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उन पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुर्गी पालन की अगर बात की जाए, पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में होता आया है, लेकिन अलग अलग जो प्रजातियाँ आती हैं और उसी में कड़कनाथ की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए? देखिए, आजकल जो कड़कनाथ जो हमारी मुर्गी है इसका बहुत ही प्रचार प्रसार है और हमारी जागरूकता के कारण हमारे बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और चूँकि ये जो पक्षी है ये हमारा भारतवर्ष का है, अगर देखें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ और जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनली ये पैदा हुआ है। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसमें जो मांस है और जो अंडे हैं उनकी जो पोषक तत्व हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर अन्य जो हमारी मुर्गी हैं उनकी प्रजाति के हिसाब से जैसे सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो प्रोटीन है वो अन्य मुर्गियों की अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 25% के आसपास इसमें प्रोटीन होती है जी। और जो सबसे इसमें जो विशेषता है कि जो इसका जो मांस है या अंडे, उसमें जो वसा है वो उसकी मात्रा बहुत कम है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी सलाह हमारे जो डॉक्टर्स हैं कम से कम लेने की सलाह करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल होता है, ज़्यादा फैट होता है तो वो जो सेहत के लिए वो नुकसान होता है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और फैट की मात्रा बहुत कम है। और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे खनिज तत्व और विटामिन वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पक्षी जो है इनका जो मांस है वो बहुत ही उत्तम माना गया है और उससे हमारे जो सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका जो चलन है, इसको जो पालन है इसका वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर इस टाइम पर हो रहा है। तो ना सिर्फ देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि आर्थिक के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो मुर्गी पालक हैं उनमें एक अलग ही इस खासतौर से इस नस्ल को लेकर हम कहना चाहेंगे कि जो मुर्गी पालक हैं उनमें काफ़ी रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि मुनाफा इसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्या सावधानी आपको यहाँ भी रखनी होगी, ये आपको जानकारी हम देंगे। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कड़कनाथ मुर्गी पालन अपने लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। स्वाद और औषधीय गुणों के कारण इस मुर्गे की बाजार में काफी मांग रहती है। इसके रखरखाव में भी लागत कम आती है। कड़कनाथ मुर्गा देखने में काला होता है। इसका मांस और खून भी काले रंग का होता है, जबकि इसके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कड़कनाथ पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। कड़कनाथ से 2.9% वसा और 20 से 24% प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना मुनाफे का सौदा है। सरकारी मदद ने भी कड़कनाथ पालन को आसान बना दिया है। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। कुछ राज्यों में तो सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी दी जाती है। कड़कनाथ पालन में चूजों और मुर्गों को बीमारियों से बचाना जरूरी है। इसके लिए समय समय पर चिकित्सक से सलाह लेते रहें। कड़कनाथ मुर्गी पालन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ स्वस्थ चूजों को ही पोल्ट्री फार्म में रखें। फार्म को थोड़ा ऊंचाई पर बनाएं जिससे पानी का जमाव ना हो सके। फार्म में रोशनी और पानी की उचित व्यवस्था रखें।
अगर कमाई की बात करें तो कड़कनाथ मुर्गी पालन से आप कम लागत में देसी मुर्गी से कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़कर। और जैसा हमने आपको बताया कि जो हमारे मुर्गी पालक हैं एक रुझान भी उनका नज़र आता है इस प्रजाति के लिए भी, लेकिन और किस तरीके से हमारे जो पशुपालकों की अगर बात की जाए, क्योंकि एक उद्देश्य यही है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिले, या जो लागत है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इस बारे में और जानकारी डॉक्टर झा आपसे हम लेना चाहेंगे। सरकार की तरफ से भी एक अभियान के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो पशु स्वास्थ्य है उसको प्राथमिकता दी गई है, क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? एक्चुअली सरकार ने 2019 में एक नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NADCP पशुपालन मंत्रालय ने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस, ये 2 बीमारियां जो हैं इसको मेनली उसमें कंसिडर किया गया था जी। और ये प्रोग्राम के तहत में ये दोनों जो बीमारियां हैं इसको भारत से हटाने का जो है मुहिम उसमें चलाया गया है जी। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो एक बीमारी होती है जिसको कि खुरपका बीमारी भी बोला जाता है हिंदी में। तो इसमें जानवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जब स्वास्थ्य इसके ऊपर इफेक्ट होता है तो उससे जानवर का प्रोडक्शन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता था। तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीकाकरण को भी लेकर सरकार जो है काफ़ी फोकस नज़र यहाँ आती है। जिस तरीके से अभियान के मोड पर लिया गया है तो अगर देखा जाए तो हाँ, टीकाकरण इसका एक्चुअली इस बीमारी के रोकथाम का और इस बीमारी को कंट्रोल करने का मेन तो टीकाकरण ही है। तो भारत सरकार ने इसके टीकाकरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से ये जो है बाकी के जो जितने भी भारत के जो राज्य हैं उन सबको 60% जो है वो फंडिंग जो है भारत सरकार करती है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज रहते हैं और जो बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें 100% फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज को। तो जिससे कि किसान जो है उनकी आसानी से वो लोग इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और ये बीमारी जो है भारत से आराम से हटा दी जाए। बिल्कुल। तो एक देखिए जिस तरीके से खुरपका मुंहपका की अगर बात की जाए और इसके लिए FMD जिसका टीकाकरण होता है, जो पशु है उसकी सेहत ठीक रहे, उसमें खुरपका और मुंहपका जो रोग है वो ना हो, साफ़ सफाई रखते हैं तो आमतौर पर वैसे भी इस रोग से हमारे किसान बचाव कर लेते हैं। लेकिन खासतौर से कड़कनाथ की अगर बात की जाए डॉक्टर शर्मा, और जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी, लेकिन इसकी शुरुआत जो किसान करना चाहते हैं कैसे वो जुड़ सकते हैं? हाँ, देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी मुर्गी पालन करें तो पहले तो उसमें ये ज़रूर देखें कि उस क्षेत्र के अंदर किस तरह के जो मुर्गी है उसको पसंद किया जाता है। अब जैसे जैसे जो शहरी है इलाका है वहाँ पर काफ़ी जागरूकता है, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई हमें कड़कनाथ का अंडा मिल जाए या कड़कनाथ का जो मांस है वो पक्षी मिल जाए। तो एक बार तो थोड़ा मार्केट सर्वे भी करना उसमें ज़रूरी है। अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर विशेषकर जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनमें ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब विचार कर लें तो इसका एक प्रशिक्षण जरूर लें। और मैं जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश के जो धार है या जो झाबुआ जिला है ये प्रमुखता है, और वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र पर विशेष रूप से इसकी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और वो उस केंद्र से हमारे किसान भाइयों को या युवकों को एक दिन के चूजे भी वहाँ पर दी जाते हैं, वो बुक कर सकते हैं। उनका पूरा प्रशिक्षण वहाँ पर देकर, और वो भी निःशुल्क होता है। तो या तो वहाँ से ले लें या अपने जो आजकल हमारे देश के अंदर हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ से इसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण लेने के बाद में काफ़ी जानकारी एकत्र करने के बाद में ही फिर इसका शुरुआत करें। और शुरुआत जैसे बताया इसके लिए जैसे अन्य मुर्गियों के लिए मुर्गी घर की आवश्यकता होती है तो वो मुर्गी घर इसमें बनाया जाता है। और मुर्गी घर बनाते समय भी बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इस बारे में और जानकारी आपसे आगे लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। मोहम्मद खालिद जी क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। ये कड़कनाथ की जानकारी हो ना?
जी, कड़कनाथ की जानकारी होना है, मतलब चलिए कड़कनाथ का पालन नहीं करना चाहते हैं। हेलो? जी बिल्कुल मोहम्मद खालिद जी, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। जानना चाह रहे हैं तेलंगाना में कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत आसानी से तेलंगाना में की जा सकती है। ये जो प्रजाति है, इसका जो रंग है, इसकी पहचान मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे काले रंग का होता है। यहाँ तक कि इसके जो पंजे हैं, चोंच है, जीभ है, ये सब काले रंग की होती है। और इसका जो मुख्य कारण है काले रंग का, इसके शरीर के अंदर जो मेलेनिन नाम का जो तत्व है उसका सिंथेसिस होता रहता है। तो ये पूरी तरह से जो मुर्गी है ये काले रंग की होती है। इसका मांस भी काले रंग का होता है, परंतु इसके जो अंडे हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, काले अंडे नहीं होते इसमें। तो और इसका जो लगभग जो वजन है वो 1.8 किलोग्राम तक इसका जाता है जो मेल होता है। और जो मुर्गी है वो उसको लगभग 1.5 किलो के आसपास इसकी होती है। बस इसमें जो मुर्गी मांस के लिए जो आयु लगती है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगती है अगर हम दूसरी मुर्गियों की अपेक्षा। लगभग 4 से 5 महीने इसमें लग जाते हैं, लेकिन उतना ही मुनाफा लेकिन जो इसका इसका जो मीट है जो लगभग 800 से 1000 रुपये किलो तक इसका बिकता है जी। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है तो ये हमारे भाई तेलंगाना के जो कह रहे हैं ये आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस संपर्क करें झाबुआ जिले के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ये इसका ओरिजिनल इनको नस्ल भी दिखाई पड़ जाएगी। तो ये बेहद ज़रूरी कि देखिए जब भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण ज़रूर लें, और इसके लिए ना सिर्फ आपके जो निकटतम हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे भी लगातार आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको जानकारी हम दे रहे हैं सर्दियों में कैसे आप पशुओं का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, और खासतौर से कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़कर कैसे आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ शरद कुमार जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी शरद जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ सरकारी इमदाद कितनी मिलती है इसमें? जी, आर्थिक मदद के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं अगर ये कड़कनाथ पालन करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं या सुविधा के तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर शर्मा? हाँ देखिए, जो भी राज्य सरकार है, अलग अलग राज्य सरकार है, हमारे मुर्गी पालन या जो पशुपालन है उसके लिए अलग अलग उनकी स्कीम होती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो आपका जिले का पशु चिकित्सालय है वहाँ पर ये संपर्क कर लें जी। तो वो इनको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि इस मुर्गी पालन के लिए कई बार सरकारें जो है चूजा देती हैं खाली, कुछ सरकार जो है इसका जो शेड बनाने के लिए भी मदद करती हैं जी। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छे स्केल पर करना चाहते हैं तो आप सीधे बैंक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो बैंक भी आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है उसको देखकर आपके पास कितना आप लोन ले सकते हैं, तो वो बैंक वाले मैनेजर आपको आपके असेट देख के बता सकते हैं कि आपको इतना लोन मिल सकता है जी। और सरकार द्वारा इस पर बैंक भी कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध करा सकते हैं जी। डॉक्टर शर्मा, लेकिन कितने चूज़ों की अगर हम शुरुआत बात करते हैं तो कितनी संख्या शुरुआत में हम रख सकते हैं, कितने पक्षों को रखना सही रहेगा? हाँ देखिए, ऐसा ये निर्भर करता है कि आपके पास में
कितना पैसा है लगाने के लिए, क्योंकि जो शेड है इसको शेड भी बनाना पड़ता है, उसमें भी खर्चा लगता है जी। और फिर पक्षियों को भी लाना है, उसमें मजदूर भी लगते हैं और उनका दाना है, काफ़ी इसमें खर्चा पड़ता है। तो ये निर्भर करता है कि आप 500 से शुरू कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि जो अगर मान लो बहुत ज़्यादा पैसे की वो है तो आप पहले साल में आप 100 चूज़ों से शुरू कर सकते हैं। तो एक साल के अंदर आपको काफ़ी इसमें अनुभव हो जाएगा कि जैसे एक दिन का चूजा आता है उसका किस तरह से हम लोग उसकी ब्रूडिंग करना है, पहले उसकी ब्रूडिंग करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगते हैं उसमें, जैसे पानी के बर्तन हैं, दाने के बर्तन हैं, या उनका जो ब्रूडर है हीट देने के लिए। ये सारी जो हमारी जो नॉलेज है वो एक साल के अंदर हमारा जो मुर्गी पालक है वो सीख जाता है, और फिर उसको आप किसी भी लेवल तक उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले जानकारी हासिल आपको करनी होगी, उसके बाद ही आप इस दिशा में और सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर झा आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया खुरपका मुरपका का, ऐसे में जो आवास प्रबंधन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो उस वजह से और भी महत्वपूर्ण है। किस तरह का आवास प्रबंधन जो है अपनाना चाहिए पशुपालकों को? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो सबसे पहली बात है कि जो शेड है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है शेड का, इसको ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा में अगर बनाया जाए तो उससे सूर्य की रोशनी वगैरह भी जो अच्छे से पड़ती है, जिसकी जानवरों को और इंसानों को दोनों को ही काफ़ी ज़रूरत रहती है जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियाँ अब लगभग आ ही गई है, तो उत्तर भारत में सर्दियाँ आ गई है, तो जो जानवर हैं उनके लिए थोड़ा सा जो उनका शेड है उसमें अगर किसान कर सकता है तो थोड़े से हीटर वगैरह लगवा सकता है। मतलब जी, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे टाइप के हीटर जो नॉर्मल रहते हैं वो, लेकिन कुछ एरिया जैसे भारत के जो साउथ के साइड में उतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती है, तो उधर बस साफ़ सुथरा रख करके और जानवरों को जो है थोड़ा सा केयर, खाना पानी जो है वो ठीक तरीके से देने से ये बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए सर्दियों में ना सिर्फ आहार और उसके साथ साथ आवास, हमें इस तरह का आहार देना चाहिए जिसके ज़रिए पशु के शरीर में जो ऊर्जा है वो बनी रहे, और वो ना सिर्फ सर्दी से उनका बचाव हो सके बल्कि अलग अलग विकल्प के तौर पर भी हम देखते हैं जो हमारे पशुपालक हैं वो आवास को ढकने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हवा का आवागमन ना हो, जिससे सर्दी से हमारे पशुओं का बचाव हो सके। और ख़ासतौर से सर्दियों का मौसम है डॉक्टर शर्मा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मुर्गी पालक हैं उनको भी कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल, मुर्गी तो ऐसा पक्षी है कि इसको तो जरा सा भी अगर तापक्रम में इधर उधर हो जाए तो इसमें बहुत नुकसान होता है जी। तो जो मुर्गी घर का तापक्रम है, देखिए जब चूजे हम लाते हैं, एक दिन के चूजे लाते हैं ब्रूडिंग के लिए, तो उसके लिए पहले बहुत तैयारी करते हैं, जो उसका आवास तैयार करते हैं जी। और जैसे छत है वो लगभग 14 फीट होती है बीच में से, और वो सलेंटिंग टाइप की छत होती है और नीचे जाली होती है। तो इन दिनों में जो जाली के ऊपर पूरा पर्दा लगाना चाहिए, और जैसे आगे आने वाला सीजन है अगर ज़्यादा सर्दी बढ़ती है तो उसमें पहले पॉलीथीन के पर्दे लगाते हैं, उसके बाद में बोरी के पर्दे लगाते हैं। थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा हल्का सा खुला छोड़ते हैं ताकि जो अंदर अमोनिया गैस बनती है या जो दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो बाहर जा सके, और हमारी जो मुर्गियां हैं, पक्षी हैं, उनको शुद्ध हवा मिले। और भी जानकारी डॉक्टर शर्मा आपसे मैं लूँगा। यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल, मनोहर लाल पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोहर जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, हम मोतिहारी जिला के महसी से बोल रहा हूँ जी। मतलब कड़कनाथ मुर्गी पालन का हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी। तो उसमें बच्चा हमको कहाँ से उपलब्ध होगा मोतिहारी में? चलो बिल्कुल, मोतिहारी जिले में कहाँ से इनको चूजे मिल सकते हैं? देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्रमुख जो केंद्र है वो कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ, तो वहाँ से लगभग 4000 चूजे वो हर महीने हमारे किसानों को देते हैं। आप उनको फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं और वो चूजा भेजने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो, और आपका अगर खुद का इंतज़ाम है तो आप भी वहाँ से चूजे ला सकते हैं और वो
गत्ते के बॉक्स में होते हैं और जब चूजे निकलते हैं हैचरी से तो उनको 48 घंटे तक कोई समस्या नहीं होती, कोई दाना वाना देने की जरूरत नहीं पड़ती। और बस ये है कि थोड़ा सा सर्दी का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे अच्छा जगह तो यही है कि आप वहाँ से चूजा लें, आपके नज़दीक मैं समझता हूँ वहीं पर पड़ता है। और भी अगर कोई सेंटर है तो आप, जैसे मैंने बताया, आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या कोई और हमारा किसान भाई इस कड़कनाथ को पालन कर रहा है तो उसके द्वारा भी आपको जानकारी मिल सकती है। कहीं नज़दीक से भी बहुत सी हैचरी होती है, वहाँ से आपको चूजे आसानी से मिल सकते हैं। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं बिहार से ही। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, ये क्या है कि मैं कड़कनाथ मुर्गा के बारे में जानकारी लेना चाह रहा। जी, क्या जानना चाह रहे हैं इस बारे में? सर जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं मुर्गी पालन के लिए, जी, तो ये कैसे होगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? जी चलिए, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर शर्मा, जैसे मैंने बताया, कोई भी मुर्गी पालन अगर आप करते हैं, चाहे वो कड़कनाथ हो, ये हमारी देसी मुर्गी है और ये जलवायु के प्रति बहुत अच्छा, चाहे जैसे ज़्यादा गर्मी हो सर्दी हो उसमें भी ये अच्छा प्रदर्शन करती है। जी। अंडे की इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, कम से कम 50 रुपये का एक अंडा बिकता है। जी। और जैसे मांस मैंने बताया वो 800 से लेके 1000 रुपये किलो तक मिलता है। जी। तो जो इसका मुर्गी पालन जिस तरह से और मुर्गी पालन करते हैं और कड़कनाथ के पालन करने में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क यही है कि जो हमारी कॉमर्शियल मुर्गी होती हैं वो लगभग 40 से 50 दिन पर वो 1-1.5 किलो की हो जाती है, तो उसको बाजार में बेच देते हैं। जी। इसके अंदर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, परंतु इसमें जो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो आपको सेट बनाना पड़ेगा, जी, आपको चूजे लाने पड़ेंगे, और वो जितना भी जैसे मैंने बताया कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रशिक्षण जरूर लें, क्योंकि बगैर प्रशिक्षण के करेंगे तो कहीं गलती कर देंगे और आप फेल होने का उसमें खतरा रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको नुकसान ना हो इसके लिए हमारे विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि आप पहले इसके लिए जो प्रशिक्षण है वो ज़रूर ले लें। और ना सिर्फ अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, ये एक बेहतर विकल्प है, बेहतर माध्यम है अगर आप इसके बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो और संस्थान हैं, या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इसके वेबसाइट के जरिए भी CRI आप जैसे ही टाइप करेंगे कंपनी नेट पर तो वहाँ भी आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। अलग अलग प्रशिक्षण जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रमों के जरिए। और खासतौर से प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं डॉक्टर झा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पशुपालक है वो पशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। इस दिशा में सरकार किस तरीके से काम कर रही है? इस दिशा में एक्चुअली जो भी जैसे कि पशुपालक जो होते हैं, ये जिस भी राज्य में मौजूद रहते हैं, उस राज्य की जो राज्य सरकार रहती है तो वो अपने हर एक ब्लॉक में बोला जाए तो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम करती है, जिसमें कि एक एक्सपर्ट पशु चिकित्सक भी रहता है जो कि गांव वालों को या फिर जो किसान जो रहते हैं, जो पशुपालक रहते हैं, जो कि ये सारे पशुपालन में है, उनको वो काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से चीज़ों को समझा के उनको ये बताते हैं कि ये स्वास्थ्य जो है पशु का वो कितना ज़रूरी है और उससे जो है उनकी इकोनॉमी किस तरीके से ज़्यादा अच्छी होगी। और साथ में उनको ये भी अवगत कराते हैं वो कि अगर इन लोगों ने वैक्सीनेशन या कि टीकाकरण अगर नहीं करवाया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और इसी के कारण से जब अगर जो सरकार के इन स्टेप्स की वजह से अभी हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारे किसान जागरूक हो रहे हैं और वो खुद ही अपने से अपने जानवरों को ज़रा से भी तकलीफ होती है तो जो है पशु चिकित्सालय लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये लगातार सरकार का प्रयास भी रहा कि अगर आपके जो पशु है उसकी सेहत में कुछ भी असामान्य लक्षण आपको दिखाई देता है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और इस बारे में और हमें जो पशुपालक हैं उनको और जागरूक होना होगा कि पशु की सेहत अगर ठीक रहेगी तो और ज़्यादा मुनाफा उनको आने वाले समय में इनके ज़रिए मिल सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरेन्द्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, कड़कनाथ मुर्गी के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? जहाँ तक इनका सवाल हम सुन पाएँ डॉक्टर शर्मा, क्योंकि अब जो हमारा मुर्गी पालक है वो भी कुछ नया करना चाहता है।
इनके सवाल के साथ जैसे इन्होंने पूछा था कि भाई कड़कनाथ पालन करना चाहते हैं, इसके साथ मेरा भी एक सवाल है, क्या क्योंकि पहले हम देखते थे मांस और ख़ासतौर से अंडे के लिए अलग अलग जो प्रजातियां थीं वो हमारे पास थीं, अब क्या दोनों की पूर्ति इस प्रजाति के जरिए हो सकती है? हाँ देखिए, ये क्या है, डुअल पर्पज है, इसका दोहरे गुणों वाली है, लेकिन हम उसको इस तरह से कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाइट लेग हॉर्न की जो प्रजातियां हैं वो साल के अंदर लगभग 200-250 तक अंडे मतलब वो दे देती हैं, परंतु इसमें कड़कनाथ के अंदर अंडे की जो संख्या है वो केवल 80 तक होती है एक साल के अंदर। तो ये मतलब दोनों पर्पज है इसमें, आप अंडा भी ले सकते हैं और इसके लिए मांस भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपने ये सोच रखा है कि हमने मांस के लिए ही ब्रॉयलर पालने हैं तो उसमें और बहुत सारी प्रजातियां हैं और लेयर वाली प्रजातियां उसमें अलग हैं, परंतु जो कड़कनाथ है अगर इसकी डिमांड क्षेत्र के अंदर है तो वाकई ये जो मुर्गी है ये बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि अब सबको ये मालूम है कि इसका जो महत्व है वो हमारी जैसे हार्ट की डिसीज के पेशेंट हैं वो इसको बहुत आसानी से पचा लेते हैं, और क्योंकि इसमें जो फैट परसेंटेज है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें बहुत कम है और वैसे भी पौष्टिक है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ इसको कर सकते हैं। जी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? माफ कीजिए, अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी। जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अच्छा जी, वो जी, कड़कनाथ के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, कहाँ से इसके जो चूजे हैं वो उपलब्ध हो सकेंगे? जी सर। जी देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो भी सबसे जो मुख्य केंद्र है इसका वो धार डिस्ट्रिक्ट और जो है झाबुआ ज़िले है, वहाँ हमारे बहुत से किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से पूरे ज़िले के अंदर फैलाया जा रहा है। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आसपास के किसानों को भी वो चूजे देते हैं और वो भी उसका प्रजनन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर आपको आसानी से इसके चूजे मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, राष्ट्रीय ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है, यहाँ पर भी इसमें अवेलेबल हो सकती है, और कई बंगलौर के अंदर इसमें सेंटर है, चंडीगढ़ में भी है, हैदराबाद में भी है, तो कई जगह जो जानकारी लेकर अपने नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर, इसकी पूरी जानकारी लेकर इसको आप शुरू कर सकते हैं। जी, अलग अलग राज्यों में देखिए सफलतापूर्वक जो कड़कनाथ मुर्गी पालन है वो किया जा रहा है। बिहार की बात करें, झारखंड की बात की जाए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में अब कोशिश यही है कि ज़्यादा लाभ हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको कैसे मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, प्रहलाद जी, क्या जानना चाह रहे हैं? अरे हमने अभी सुन नहीं पाया था, पहले हमने टीवी ऑन किया, देख पाया था कि पशुओं में खुरपका रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। चलिए, और ये उत्तर प्रदेश से जानना चाह रहे हैं खुरपका रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर झा। रोग की रोकथाम के लिए तो पहली बात तो आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है या फिर पशु चिकित्सक जो आपके इस एरिया में सरकारी पशु चिकित्सक हैं उनको आप दिखा सकते हैं। और इसके रोकथाम में तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोला ही वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, वो कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने बछड़े को, जो जानवर का बछड़ा है, जब वो आता है आपके घर में तो चौथे महीने के बाद से उसको वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। तो उसको अगर आपने वैक्सीनेशन दिलाया और सारी वैक्सीनेशन के शेड्यूल आपने अगर फॉलो करवाए तो वो कभी भी उसको खुरपका मुंहपका बीमारी नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस बीमारी से अगर आपको बचना है तो एफएमडी का टीका अपने पशु को ज़रूर लगवाना होगा, और इसके लिए सही समय पर आपको सही जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। इसमें मैं जी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी अगर कई लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं या जो जानवर जो है उम्र के हो गए हैं और उनका वैक्सीनेशन शुरुआत से नहीं हुआ, तो उनको आप अपने जो नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उनको अगर दिखवाए तो वो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट दे देंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, जो ना सिर्फ बचाव आप अगर पहले करेंगे तो और अच्छा है, और उसके बाद इलाज जो है वो हो सकता है, बशर्ते आप सही समय पर जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें। आगे भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए
फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे सर्दियों में जो आप पशुधन है, पशु हैं, उनको बीमारियों से बचा सकते हैं और कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़कर कैसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, सर्दियों के मौसम की जब हम बात करते हैं तो कई तरह के रोगों की संभावना रहती है, लेकिन ऐसे में जो नवजात हैं उनको किस तरह की देखभाल करनी चाहिए डॉक्टर शर्मा? हाँ, देखिए, जो चाहे वो मनुष्य के बच्चे, हमारे बच्चे हों या पक्षियों के बच्चे हों, चूजे हों, और ऐसे ही जो हमारे पशुओं के कटिया कट रहे हैं या बछिया बछड़ा हैं, तो इनकी जो छोटी उम्र में इनकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे ही सर्दी गर्मी भी कम बर्दाश्त करते हैं जी। तो इनका देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इस तरह की आजकल जब सर्दी हो गई है, अब दिसंबर आने वाला है, तो एक ध्यान रखें कि रात को जहाँ भी इन हमारे जो छोटे बच्चे हैं इनको बांधें तो उनके नीचे कोई बिछावन ज़रूर डालें। और बिछावन में ये है कि जैसे कोई बुरादा हो या जो है बूला होता है, इसका बाजरे का बूला होता है, और नहीं तो कोई एक बोरी जो पुरानी बोरी है उसको ज़रूर उसके नीचे रखें, क्योंकि ये नीचे से इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसकी शरीर के ऊपर भी एक छोटा सा कंबल का टुकड़ा या बोरी जो है ना उसको ढक के रखें। और कोशिश करें कि जो हमारा घर है, पशु घर, उसकी निरंतर सफाई करते रहें, क्योंकि इसमें हमारे जो जाड़े के दिनों में पशु हैं वो काफ़ी देर तक जो है अंदर रखना पड़ता है उनको जी। तो उनका समय समय पर गोबर है, पेशाब है, कूड़ा करकट है, उसको मतलब हटाते रहें ताकि हमारे पशुओं को मतलब सर्दी न हो। और बिल्कुल, और पीने के लिए गुनगुने पानी की बात भी कही जाती है। हाँ, इस बारे में और जानकारी मैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा से ये हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी, जंगी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं FFG मुर्गी के बारे में जानना चाह रहा हूँ जी। कड़कनाथ मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं? करे अच्छा जी, बने किया हुआ है। कुछ समस्या उसमें आपको लग रही है? हाँ, उसमें समस्या आ रही है जी। जी बताइए, क्या समस्या आ रही है? उसके अंदर मुर्गी पंख पाड़ रही है जी। जी, जो उनके वजन में वृद्धि नहीं हो पा रही है? हाँ जी। चलिए, कम बढ़ पा रहे हैं तो हो रही है जी उनके अंदर।
जी, इसके अंदर ये पंख पड़ रही है जी आपस में। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, जो आप बता रहे हैं कि एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में चोंच मारती है, कैनाबिलिज्म की बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुर्गी रखें तो उसका जो दाना है वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मुर्गियां हैं उसमें बहुत सारे जो तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत होने ज़रूरी हैं जी। और मैं बताऊं, जो मुर्गी दाना होता है उसमें अनाज है, खल है, चोकर है, मछली का चूरा है और हड्डी का चूरा होता है और जो खनिज मिश्रण है वो है। वो एक दाना, एक निश्चित जो उनकी जिस तरह की चूजे होते हैं, चूजे का दाना अलग होता है 3 तरह का, और उस तरह से अगर जब ये 1 महीने के बाद में उनका दाना फिर बदला जाता है जी। तो आपको ये है कि जो मुर्गी जिस तरह से बढ़वार है उसके हिसाब से उसको दाना मिलना बहुत ज़रूरी है जी। तो जब तक उसको दाना पूरा संतुलित नहीं मिलेगा तो हमारी जो मुर्गी हैं वो उनकी बढ़वार नहीं होगी अच्छी तरह से। और इसी तरह से जो कैनाबिलिज्म है, अगर मान लो वो उनकी भूखी रहती हैं या कोई तत्व की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, तो वो उसकी गुदा पर चोंच मारती हैं और एक दूसरे पर मतलब अटैक करती हैं, आक्रामक हो जाती हैं। तो आप ये ध्यान दें कि एक तो उनका जो मुर्गी घर है उसमें जगह पूरी होनी चाहिए। अब जैसे एक ब्रॉयलर है, उसके लिए 1 स्क्वायर फीट प्रति मुर्गी जो है उसको जगह देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो उसका जो बिछावन है वो सूखा होना जरूरी है, गीला बिछावन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें कई बीमारी होने का उसमें खतरा रहता है जी बिल्कुल। और सर्दियों में हम और उसमें ये भी है कि जो पेट के कीड़े भी इसमें, जैसे हमारे गाय भैंस में हो जाते हैं, इनके अंदर भी होती हैं, तो उनको कोक्सीडियोसिस है या अन्य जो कीड़े हैं वो पड़ जाते हैं, तो उसका कृमिनाशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप पूरा उनको संतुलित आहार देंगे, उनका वैक्सीनेशन कराएंगे तो और पूरा जो है वैसे मौसम से बचाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी बढ़वार जो है वो ठीक तरह होगी जी। बढ़वार अच्छी होगी, वजन बढ़ सकेगा और उसके जरिए आपका जो मुनाफा है वो भी बढ़ पाएगा। साथ ही डॉक्टर प्रभाकर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कई तरह के रोग ऐसे होते हैं जो पशु से इंसानों में भी आ जाते हैं, और उसी में ब्रुसेलोसिस की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार जो जानकारी है, जागरूकता है, वो फैलाई जा रही है। क्या स्थिति इसकी? देखिए, ब्रुसेलोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको ना सिर्फ वो जानवरों को होता है, वो इंसानों को भी हो जाता है जानवरों से, और वो कई सारे जानवरों में होता है, जिसमें से मेनली जो है वो जो गाय और भैंस जो होते हैं उनके अंदर होता है। इसमें जो है, अगर ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन अगर बैल को यानी कि मेल एनिमल को हो गया तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाता है, वो फिर आगे प्रजनन नहीं कर पाता। और जो फीमेल्स रहती है उनको अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जितने भी बार उनका गर्भधारण होगा तो आखिरी के जो 3 महीने होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें एबॉर्शन हो जाता है। तो इसके वजह से ये आप जो है वो किसान की जो दूध का जो प्रोडक्शन होगा या बाकी की चीज़ें होगी, जो किसान ने इतने मेहनत करके उसको इतना जो खाना पीना खिलाया या बड़ा किया जानवर को, तो वो आखिरी में इस तरीके से अगर एबॉर्शन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा लॉस जो होता है वो किसान जो है वो कई बार बियर नहीं कर पाता, अगर छोटा किसान है तो इसके लिए ब्रुसेलोसिस का भी वैक्सीनेशन आने लग गया है। और इसका वैक्सीनेशन ऐसा है कि जो 6 महीने के बाद का जो उम्र के जो जानवर होते हैं उनको ये वैक्सीनेशन देने से, और साल में इसको एक ही बार देना रहता है, देने से ये इनका जो है जो बीमारी जो है ये होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और अगर किसी के फार्म पे या किसी के शेड पे अगर कोई जानवर जिसको ब्रुसेलोसिस हो गया है और डायग्नोसिस हुआ है, वहाँ आपके जो पशु चिकित्सक होंगे आसपास के, जिनको आप रेगुलरली दिखाते होंगे, वो जब आके एक बार इसको चेक करते हैं तो वो अगर ऐसा कोई डायग्नोसिस करते हैं तो उस जानवर को बाकी जानवरों से अलग कर दिया जाना चाहिए, और साथ में उस जानवर के साथ में इंसान भी अगर जाए जो भी रखरखाव करने के लिए तो पूरा प्रोटेक्शन ले करके जाए। जी बिल्कुल। देखिए, सावधानी आपको यहाँ बहुत रखनी होगी। फिलहाल हमारे साथ मनोज कुशवाहा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे बात करने की, इनका जो सवाल है वो हम तक पहुंच सके। हेलो
चलिए, संपर्क फिलहाल मनोज जी के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ डॉक्टर शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो हमारे पक्षी हैं, जो मुर्गियां हैं, उनको रोग मुक्त हमें रखना चाहिए, लेकिन खासतौर से कड़कनाथ प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो क्या दूसरे प्रजातियों के मुकाबले इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी मानी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रोग जो है कम लगता है, क्योंकि ये देसी मुर्गी है हमारी जी। और देसी मुर्गी में नेचुरली क्षमता अच्छी होती है रोगों की, लेकिन फिर भी जो भी निर्धारित टीके हैं उसमें लगाने की सलाह दी जाती है। और उसमें प्रमुखतया जैसे रानीखेत का जो टीका है वो नर्सरी में, इसमें हैचरी में लगाया जाता है। और अन्य तरह की जो बीमारियां हैं, मुर्गी के अंदर बहुत सारी बीमारी हैं, तो जैसे गम्बारो डिसीज है इसमें, और पुलोरम है, कई बार दस्त लग जाते हैं, कॉक्सीडियोसिस की होती है, इन्फेक्शियस कोराइजा होता है, कई बार आपने देखा बर्ड फ्लू की भी बीमारी है जी, इन्फ्लुएंजा का भी। जो भी मतलब जो टीके हैं, निर्धारित टीके हैं और उनकी एक निश्चित उम्र होती है, तो उस निश्चित उम्र पर इनको टीका लगाना जरूरी है, ताकि हमारे कोई किसान भाई है किसी भी तरह का इस तरह की कोई बीमारी आती है तो उससे वो बचा रहे और उनका कोई नुकसान न रहे। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, हमने अभी जो बात की कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्तर पर है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ना गाय थी एक, और वो पहले शीट में थी जी, तो हमने डॉक्टर को कॉल किया तो वो 1.5 घंटा लेट हो गई जी जी, उसके वजह फिट्स निकल गई। अब जी खुल के बोलती नहीं है, सिर्फ जाड़े देती है जी जी, यानी आपको पता नहीं चल पाता है कि अभी हीट में है या नहीं? हाँ जी। चलिए, जो इसका जो मुख्य कारण ये है कि आपकी जो पशु है उसके अंदर पूरी तरह से खनिज तत्वों की उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, और कैल्शियम है, फास्फोरस है। फास्फोरस एक बहुत प्रमुख तत्व है जो हीट पशु में आता है, उसके लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पशु का एक तो आहार प्रबंधन ठीक कर लें। उसके लिए जैसे हम बताते हैं 20 से 25 किलो हरा चारा होना चाहिए और 5 से 7 किलो सूखा चारा, और जो खनिज मिश्रण है और जो खनिज मिश्रण है वो जरूर 2% दें दाने के अंदर, और ये हमारे बाजार के अंदर मेडिकल की स्टोर पर मिलता है। तो उसको 100 ग्राम प्रतिदिन आप देंगे तो जब भी उसकी जो हीट आएगी वो पूरी तरह से लक्षण दिखाएगी, और उम्मीद ये भी होगी कि वो गर्भधारण भी आसानी से कर लेगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक तो उसका पहले कृमिकरण कर दें, जो पेट की कीड़े की दवाई है, नज़दीक के पशु चिकित्सक पर जाकर एल्बोमार आती है, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो पहले अपने जो गाय भैंस है उसको डीवर्मिंग करना जरूरी है। कई बार कीड़ों की वजह से भी हमारा पशु समय पे गर्मी नहीं आता या कम गर्मी दिखाता है, तो उसको कृमि रहित कर लें, और उसके बाद में जैसे मैंने बताया उसको खनिज मिश्रण नियमित रूप से दे दें, तो निश्चित रूप से ये आपकी जो गाय या भैंस है वो पूरी क्षमता के साथ गर्मी पे आएगी और आपको आसानी से पता लगेगा, और आप समय पर उसका कृत्रिम गर्भाधान या जो प्राकृतिक गर्भाधान है वो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा जाए तो एक चुनौती रहती है पशु उत्पादकता की, और उसी को लेकर आवश्यकता यही कि जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके पास ये सारी जानकारी हो, जिससे इस तरह की जो समस्याएं हैं ना सिर्फ उनका समय पर निवारण हो सके, बल्कि आपके लिए जो मुनाफे की उम्मीद है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले,
पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रहे, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में और कैसे सर्दियों में आप अपने पशु की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद अयूब जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ के कुलगांव से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, हमें डॉक्टर से ये पूछना है, हमारे गाय का एक बिछड़ा है सर, 5 महीने का सर जी। उसका जो पेट है सर वो बहुत बड़ा हो गया है सर, इसका कारण क्या है सर? पेट जो है वो बड़ा हो चुका है। देखिए जो इसका मुख्य जो कारण है वो उसमें पेट के कीड़े हैं। आपने कभी पेट के कीड़े की दवाई दिलवाई है उसको? जी सर, एक बार दिया है सर अल्बेंडाजोल। हाँ, तो एक बार से काम नहीं होता, इसको 20 दिन बाद दोबारा देना पड़ता है। और देखिए उसको पेट के जो जब कीड़े पड़ जाते हैं तो जो बछड़े हैं उसकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा खाता है, तो इसलिए उसका पेट लटक जाता है। तो आप उसको आहार के साथ साथ दाना भी दें। अगर आप दाना देंगे पूरी तरह से, लगभग 1 किलो दाना उसको, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम को आप दाना दें। और जो एल्बेंडाजोल है इसके बाद में आप दूसरी दवाई दीजिए फेनबेंडाजोल। और जो भी आप दवाई देते हैं पेट के कीड़े की, उसको 20 दिन बाद रिपीट जरूर करें जी, और फिर हर महीने उसको दें लगातार। तो ये जो पेट के कीड़े की ये समस्या नहीं रहेगी, और आप संतुलित आहार देंगे तो उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा उसकी कहीं घुमाना फिराना एकदम खूंटे पर ही नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा आप उसको घुमा सकते हैं तो वो भी एक अच्छा रहता है, तो उसका पेट ये ठीक हो जाएगा जी बिल्कुल। और नवजात को जो खीस है वो भी ज़रूर पिलाएं, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी रह सके, बरकरार रहे और आपका पशु भी सेहत रह सके। साथ ही डॉक्टर झा, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर टीकाकरण की हम बात करते हैं, आपने बताया सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है। खासतौर से अगर देखा जाए टीकाकरण को लेकर जो पशुपालक हैं एक धारणा बना लेते हैं कि उसके बाद कहीं जो पशु है उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम ना हो जाए, या टीकाकरण के बाद क्या स्थिति रहेगी। इस धारणा को कैसे हम सही जानकारी में तब्दील कर सकते हैं? जो ये धारणा कुछ लोगों ने बना के रखी हुई है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सबने बना के रखी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान जो है वो जागरूक भी हैं। वैसे जिन्होंने ये धारणा बना के रखी है उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उनका भले ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन कराने से आपको मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही चाहिए जी, और वो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? राजस्थान हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, हमारे को ये पूछना है कि भैंस को मुंह खुर्रा बीमारी हुई है सर जी। उसका इलाज? चलिए, मुंह पका बीमारी बता रहे हैं अपने पशु को सर हनुमानगढ़ से जी। क्या डॉक्टर झा इसका मुंह पका बीमारी जी क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज तो खैर आप अपने उसमें ये जो मुंह पका खुरपका बीमारी रहती है, इसमें जो क्लिनिकल सिम्टम्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल रहते हैं। तो आपका जो पशु चिकित्सक है, आपके पास का जो पशु चिकित्सक है, आप अगर उनको दिखाएंगे सामने तो वो आपको इसका सही से अच्छा ट्रीटमेंट बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात करने से तो नहीं बता पाएंगे हम। जी बिल्कुल। और देखिए, समाधान जो है हमारी कोशिश यही रहती है आपको दिया जाए। इस बारे में डॉक्टर शर्मा आप भी कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? मुंह पका खुरपका अगर हो गया है तो इनको ये चाहिए कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसको लाल दवा कहते हैं,
उससे उसका पशु का मुंह धोएं, क्योंकि उससे लार गिरती रहती है और जो मुंह है या उसकी जो जीभ है उस पर छाले होते हैं जी। तो एक या तो वो लगा दें, या जो घी होता है डालडा घी वो लगा दें, या बोरोग्लिसरीन ये लगाने से उसको कुछ राहत जो है ना हमारे पशु को मिल जाती है। और जैसे खुर के अंदर जो घाव हो जाते हैं उसमें मैं सलाह दूंगा कि फिनाइल और सरसों का तेल बराबर का उसको मिलाएं। और बहुत सारी आजकल स्प्रे आती हैं, उसको अगर स्प्रे भी बीच बीच में करते रहेंगे तो उससे मक्खी बैठने का डर नहीं रहेगा। और अगर कई बार मक्खी बैठ जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो बड़ा स्थिति खराब हो जाती है, संक्रमण बढ़ने का हाँ। तो मैं ये सलाह दूंगा कि वो खुरों को फिनाइल और सरसों के तेल लगाएं और मुंह से जो है मुंह पर आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट लगातार उसका घोल दें और विटामिन ए के इंजेक्शन उसको लगाने से वो जो हीलिंग है, जो घाव हो रहे हैं वो जल्दी हो जाते हैं। और अगर बुखार हो रहा है आप चेक करवा लें, अगर बुखार हो रहा है तो उसको बुखार की दवाई दिलवाएं, तो निश्चित रूप से वो पशु जितना उसकी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पशु वो इस बीमारी से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो सकता है, ये आपने जाना हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे। साथ ही डॉक्टर झा आपसे भी हम जानकारी यहाँ लेना चाहेंगे, जो खासतौर से जब हम बात करते हैं कि जो हमारे पशु हैं वो निरोगी रह सकें, कई तरह के जो अभियान हैं उस दिशा में चल भी रहे हैं, लेकिन इनके परिणामों की अगर बात की जाए और तकनीकी रूप से क्या कुछ परिवर्तन इनमें हम देखते हैं? देखिए इसमें जो ये बीमारियां, जो भी पशु के अंदर जो बीमारियां होती है उसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे बारिश का मौसम हो गया या ये सर्दियों का मौसम जब शुरू होने के पहले, तो कई तरीके के कीड़े भी रहते हैं जिनके वजह से कुछ बीमारियां जानवरों के अंदर में होती है जी। तो अगर जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो है उसका भी स्प्रे अगर जानवरों के ऊपर थोड़ा कराया जाए या आसपास का जो शेड है, जो एरिया जहाँ पे किसान रह रहे हैं और साथ में उनके जानवर रह रहे हैं उसमें कराया जाए, तो इससे जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं कि हम इसके बीमारियों को रोक सकें। और एक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का जो जैसे पानी का कोई एक छोटा सा गड्ढा बनाकर जिसमें आप अपने जानवरों को नहलाते हो, उसमें जो है महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार आप पोटेशियम परमैंगनेट वाला डाल करके वो पानी बना के उसके साथ में नहला देंगे तो भी जानवर जो है वो थोड़े से स्वच्छ हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको बीमारियां जो होने की चांसेस है वो कम रहते हैं। बाकी और डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन ये तो हमने पहले भी बोला ही है। बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानी देखिए अगर आप रखेंगे तो आपके पशु की सेहत ठीक रहेगी इस सर्दी के मौसम में भी, और खासतौर से अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो वहाँ भी किन बातों का ख्याल आपको लेना होगा। सबसे मूल मंत्र यही कि आप प्रशिक्षण उससे पहले ज़रूर ले लें और उसके बाद ही इसकी आप शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा। हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। तो जाना आप सभी ने कैसे सर्दियों के मौसम में आपके पशु की सेहत ठीक रह सकती है और खासतौर से कड़कनाथ मुर्गी पालन करके कैसे आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा वो भी आपको हम बता देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में, रबी फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग कितना ये लाभकारी है, और साथ ही बात होगी आलू की खेती में समसामयिक कार्यों की। कल के विषय आपने जान लिए हैं। इसके साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव है वो हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर एक महत्वपूर्ण विकल्प आप सभी के लिए, इस पर आप हमें कॉल करके अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। साथ ही ये सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप ले पाएंगे कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। उन गहरी गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। के साथ बदलते भारत की शान।